देखिए प्रकाश जी आप जवाब नहीं दे सकते ना। सुन लीजिए भाई प्रकाश शर्मा, भाई असीम वकार, जब कोई एक वक्ता बोल रहा है तो हमको उसके विचारों को सुनना चाहिए। 1 घंटे का शो है, आराम से हम बातें करेंगे। जी प्लीज। देखिए प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं, अरे बीच में अपना प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं अग्रवाल जी। जी जी पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछिए। आप ये प्रश्न पूछने का तरीका होता है, ठीक है। आपका प्रश्न हमको, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ जी, प्रकाश शर्मा जी आपका प्रश्न मिल गया। आपका मेरा प्रश्न आपको चुभ गया तो आपको मेरा तरीका गलत लग रहा है। नहीं, मेरे को नहीं चुभा भाई, बिल्कुल नहीं चुभा। अरे आप दोनों प्लीज, इस कार्यक्रम का संचालक मैं हूं, मेरी बात सुनिए। अतुल जी, मुझे विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर की ट्रीट मत कीजिए कि हम बोलते रहेंगे। जो कुछ हुआ है पास्ट में, जो कुछ हुआ है देश में, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। वर्तमान में जीते हुए भविष्य की चिंता करनी चाहिए। भविष्य देश का जो मुझे दिखता है वो दिखता है कि भविष्य हमारा बढ़ता हुआ देश है। और हमारे देश में निश्चित रूप से इस टाइम सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है। और उस सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए हम 2 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, हम लोगों का दोनों का दायित्व ज्यादा बनता है। ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है या क्या नाम उसका दुर्गा वाहिनी है, ये सब क्या नाम उसका विश्व हिंदू परिषद के लोग बाग बना रखे हैं। लेकिन मैंने अभी बहस में कहा था कि 1000 साल पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे, बहुत सारे आतताई आए, आक्रमणकारी आए, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया और बहुत ज्यादा अत्याचार करने का काम किया। उसके बाद भी हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ, हिंदू दर्शन खत्म नहीं हुआ, हिंदुस्तान खत्म नहीं हुआ। तो मैं बहुत मुतमईन हूं इस बात को लेकर के कि हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। ये धर्म आदि है और अनादि तक रहेगा। लेकिन बात यह है कि जब हमारे देश में आज एक 15% जनसंख्या जो है या 18% जनसंख्या जो है वो मुसलमान है, अकलियत के लोग बाग हैं, क्या हम लोग बाग उनको साथ लेकर नहीं चल सकते? क्या अकलियत में एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल देने का काम नहीं किया? और आप इतिहास के आईने से अगर देखेंगे, इतिहास के आईने में झांकने का काम करेंगे तो अतुल जी आप देखेंगे कि हमने मनाई जंग के मैदान में ईद तक, बंगाल के शिराज से अब्दुल हमीद तक, हमसे वफा की मांग में जिद्दत तो देखिए, गांधी के कातिलों की हिम्मत तो देखिए। तो ये लोग बात क्या जाने, इन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का काम शुरू से लेकर के चंदा इकट्ठा करने का काम और चंदे का हिसाब न देने का काम रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राम मंदिर के नाम पे जो इन्होंने 92 से लेकर के अब तक चंदा इकट्ठा किया, उसका हिसाब किसको दिया जरा बताएं जी। या आगे क्या विचार है इनका? मंदिर की बात जो कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको शायद मैं कह सकता हूं, शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद कहीं ना कहीं क्या नाम उसका भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न प्राप्त करती है। तो हृदय दीक्षित से कहना चाहूंगा कि शायद बीजेपी भी उस फैसले को मानने का काम करेगी। और क्योंकि बीजेपी की मैनिफेस्टो में सेकुलर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, या तो बीजेपी सेकुलर शब्द था वहां से क्या नाम उसका अपने मैनिफेस्टो से, अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैनिफेस्टो सब बताएगी तो मान लेंगे कि सांप्रदायिक है बीजेपी। त्यागी जी, दीक्षित जी ये बात पहले कह चुके हैं कि इस देश में जितने भी दल ऑपरेट कर रहे हैं वो सेकुलर है जी। किसी भी दल की जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो उसके प्रावधान है, तो हृदय नारायण दीक्षित जी और बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा तो विश्व हिंदू परिषद जो सांप्रदायिकता की बात करती है उसको आप डिसोन करिए। अच्छा, मना करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं उनसे। मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा आपसे भाई राजीव त्यागी, आप मेरे आज बगल में बैठे हैं इसलिए आपसे बात करने में मजा आ रहा है। सवाल ये पूछूंगा आपसे, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जब उम्मीदवारों के चयन के लिए जो फॉर्म दिए, उस फॉर्म में आपने जाति, धर्म, क्षेत्र, मजहब और किस धार्मिक गुरु का कितना समर्थन आपके पास है, ये सारी बातें क्यों पूछी? देखिए देखिए फॉर्म होगा, लेकिन मेरे पास जो फॉर्म है पहले भी जवाब आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे तो ऐसे बात नहीं सुन चुका हूँ, पहले भी जवाब दे चुका हूँ आपको और इस पर जवाब दे चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति धर्म की बात नहीं की। और कांग्रेस पार्टी ने अगर पूछा है तो सिर्फ एक चीज पूछिए कि क्या आपके पीछे आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है? जातीय विद्वेष को लेकर के, जातीय विद्वेष को लेकर के धार्मिक का कोई मुकदमा तो नहीं लीजिए, ये पूछने का काम भी लीजिए। त्यागी जी इतना जोर चलाएंगे मेरे स्टूडियो की दीवारें हिल रही हैं, आपकी आवाज बाहर उतरी ही जाएगी। नहीं, मुझे आवाज, मुझे इसलिए बार बार ये कहना, त्यागी जी आपको जवाब मैं पहले शो में भी दे चुका हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने उस पेपर में सिर्फ इतना पूछा है कि आपके विरुद्ध कोई जातीय विद्वेष फैलाने का मुकदमा या धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा। देखिए सुनिए, नहीं आप बताइए ना, घड़ी जो ना हर चीज पे आप चैलेंज करते हैं। त्यागी जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल नहीं, देखिए सुनिए, मैं आपको त्यागी जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, नहीं करते हम लोग। फॉर्म दिखाऊं? आप दिखाइए जी, दिखाइए फॉर्म दिखाओ। क्या मोहित हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं, जरा हमारा सहयोगी चैनल समाचार प्लस राजस्थान से कांग्रेसियों
के द्वारा भरे जाने वाले जिस फॉर्म को राजस्थान में कांग्रेस की इकाई ने बांटा है, जरा उसकी जो क्लिप है, वीडियो क्लिप, वो मंगाई जाए। और कोई भी चीज अगर पूछी गई है नहीं, मसला जो है खत्म हो गई है। नहीं आप जो है देखिए पर्सनल हो जाते हैं, और ये पर्सनल होना बुरी बात है। पर्सनल होना बुरी बात मैं आपको त्यागी जी, मैं आपसे बिल्कुल आपसे कह देना चाहता हूँ, त्यागी जी पर्सनल नहीं होना त्यागी जी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मेरी बात अगर जाति और धर्म पूछिए, पूछिए शो का संचालक मैं हूँ, आपको मेरे जाता हूँ नहीं, यहाँ पर ना आप मुझे नहीं जाएंगे। प्रश्न भी आप पूछेंगे मिस्टर राजीव त्यागी, आप मुझे सुपरसीड नहीं चाहते शो में। प्रश्न भी आप पूछेंगे, उत्तर भी आप देंगे, तो मेरे आने का मतलब ही नहीं है। आप लगातार 8 मिनट से बोलते चले जा रहे हैं, बाकी प्रश्न भी बैठे हुए हैं। प्रश्न पूछेंगे जवाब तो दूंगा ना। मैंने आपसे एक बात कही ना कि मैं वो क्लिप मंगा रहा हूं, तब तक अपन धैर्य रख लेते हैं। मैं उस क्लिप को मंगा लीजिए। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए, इतनी क्या जल्दबाजी है? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। मैं इस चैनल पर आप परेशान है, आप परेशान है, देश को फिरका करना चाहते हैं, आम लोग देश को डिवाइड करना चाहते हैं, देश को डिवाइड करके आप निश्चित रूप से देश को कम करना चाहते हैं। त्यागी जी, ये जो एक एनआरपी यहाँ पर फैला रहे हैं आप सब लोग, मैं इस तरह से चर्चा आगे नहीं बढ़ा सकता। देखिए आपके फेसबुक पे आ रहा है, नहीं फेसबुक पे हाथ नौजवान राजीव त्यागी जी, ये ना विधानसभा है, ये ना लोकसभा है। मैं माफी चाहता हूं, आपका जो आचरण आज है राजीव त्यागी जी, वो कम से कम एक समग्र बहस के लिए अनुकूल नहीं है। बिल्कुल अनुकूल है। अगर आप बेमतलब की टिप्पणियां करेंगे तो मेरा जवाब भी इसी तरह से होगा। राजीव त्यागी जी, अगर आप बेमतलब की टिप्पणियां करेंगे तो मेरा जवाब इसी तरह से होगा। आप मेरे अतिथि हैं, सम्मानित हैं। अतिथि जी आपने सम्मानित तरह से नहीं किया जाता। राजीव त्यागी जी, अतुल जी अतिथि आगे नहीं बढ़ा सकते। जिस तरह से आप अतुल आप कर रहे हैं, सम्मान नहीं किया था। राजीव त्यागी जी, आप ये तय नहीं करेंगे कि मैं सवाल क्या करूं, और मैं आपको नहीं चाहता हूं, लेकिन सम्मान करें सबका। राजीव त्यागी जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके साथ आगे से कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप अतिथि देवो भव की उस परंपरा में मुझे रहने दें, प्लीज उस दायरे मुझे रहने दें। मैं बिल्कुल, और इस शो का संचालक मैं हूं, इस शो का संचालक अगर मैं हूं तो इस शो में सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। अतिथि जी, आप अतिथि को देव मान नहीं रहे। हाँ, आप तो अतिथि को दान मान रहे हैं। अगर अतिथि को देवत्व जो मैं दे रहा हूं वो कम लग रहा है तो उसकी मर्जी है, वो देवत्व वापस कर सकता है। देखिए देवत की जो देवत लालसा नहीं है। आदन आप मुद्दा उठाइए नहीं है मुझे। मैंने क्लिप मंगा ली ना, मंगा लीजिए। आप लगातार 8 मिनट तक बोलेंगे और बाकी लोगों को बोलने नहीं देंगे। मौलाना कारी बैठे हुए हैं, कहाँ नहीं बोलेंगे, फिर आप कहाँ बोले दे रहे हैं? बोले अतुल भाई, बोले आप प्लीज। अब आप जब तक सवाल ना पूछा जाए आप ना बोले प्लीज। भाई राजीव त्यागी पानी पीए, मैं चाय मंगा रहा हूँ। चाय की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने आपका देवत जो है ना, जो आपने दिया है वो स्वीकार कर लिया है। अब मुझे आपके पानी चाय की जरूरत नहीं है जी। बस अब थोड़ा धैर्य रखें। स्टूडियो की दीवारें हिल रही है भैया, छोटा चैनल है, कमजोर दीवारें हैं। दीक्षित जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था, अभी राजीव जी को सुन रहा था। हाँ, और राजीव जी कुछ असहज हो गए हैं। मैं असहज नहीं हूं दीक्षित जी, बिल्कुल भी मैं बिल्कुल असहज नहीं हूं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम लोगों की नीति यह है कि देश में एकता रहनी चाहिए, समझता रहनी चाहिए। ठीक है, देश में सब लोग बात रहे। मैं ब्रेक ले रहा हूं। भाई राजीव त्यागी काम करें। भाई राजीव त्यागी जी, जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं ना कि आपकी आवाज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, या आपकी जो ये पूरी जो बात, मैं सहज नहीं हूं दीक्षित जी, बिल्कुल ठीक है, ये बातें रिकॉर्ड में नहीं जा रही हैं। भाई राजीव त्यागी जी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। चलिए, ये बातें संवैधानिक प्रक्रिया है, ये बातें रिकॉर्ड में नहीं जा रही जी। आप बोलिए दीक्षित जी प्लीज। अभी एक इतिहास बताया गया कि 1000 साल के पीछे का इतिहास बताने की कोशिश की गई इस प्रतिष्ठित चैनल पर। हाँ, और ये बताया गया कि अनेक लोग विदेशी आक्रांता आए, यहां पर लूटपाट की। हाँ, ये एक इतिहास है, तथ्य है। हाँ, लेकिन जो कौम अपने इतिहास से सबक नहीं लेती, वो कौम और वो राष्ट्र नष्ट हो जाया करते हैं। इतिहास की धारा से ये भी तो मार्गदर्शन लेना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को कि आखिरकार जो आक्रांता आए थे उन्होंने इस देश को तहस नहस करने का काम कैसे किया, फिर अंग्रेजों ने इस देश में सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने का काम कैसे किया, और उसकी ठीक ठीक उत्तराधिकार को संभालने वाली कांग्रेस ने अभी ताजा बयान है, कहा गया है कि आतंकवादी जो ट्रायल है उसमें निर्दोष मुसलमान, सिंधे की चिट्ठी है, मैं उस चिट्ठी के विस्तार में नहीं जाता हूं, लेकिन भारत का गृह मंत्री कहता है कि निर्दोष मुसलमान आतंकवाद में फंसाए गए हैं
उनकी चिंता की जानी चाहिए। तो निर्दोष से काम क्या नहीं चल सकता था अतुल जी? बिल्कुल ठीक है। उनके कोई भी निर्दोष हो और हमारे देश के गृहमंत्री को सभी लोगों का ख्याल होना चाहिए। जाति पाति पंथ मजहब सेक्ट देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बात, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे देश के लिए बड़ा भारी बयान दिया था कि इस देश के राष्ट्रीय संसाधनों पर, राष्ट्रीय उत्पादन पर, राष्ट्रीय पूरी संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, मुसलमानों का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करती और यही सेकुलर का मूल सिद्धांत है। ठीक है। लेकिन कांग्रेस का बजट भी सांप्रदायिक होता है। ऐसे ऐसे जिले छांटे गए जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं, वहां के लिए विकास का धन। तो इस देश के इतिहास को कलंकित करने के लिए और पूरे इतिहास को सांप्रदायिक बनाने के लिए कांग्रेस ने बजट को भी, अर्थव्यवस्था को भी सांप्रदायिकता के रंग में रंगने का काम किया है। असीम बकार रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। असीम बकार जी, अतुल जी, राजू भाई से मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आजादी के बाद से इनकी जो सरकार रही है उसने मुसलमानों को क्या दिया? हम सर्विस में थे, नौकरी पेशा थे, इन्हें छीन ली। इनके सरकार के जो इनके काल रहे हैं उसका इतिहास ये रहा है कि इन्होंने मुसलमानों को पंचर वाला, हवा वाला, चाय वाला, वेल्डिंग, पुताई, मजदूर, स्कूटर वाला बनाया। आज इनके दिल में दहशत इस बात की है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ऐलान कर चुके हैं कि मुसलमानों को वो पंचर वाला नहीं देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ठीक है, अच्छी नौकरियों में देखना चाहते हैं। ठीक है। वो एजुकेशन हब बना रहे हैं। ठीक है। अब इनको दहशत पैदा हो गई। ठीक है। ये क्या हो गया है? मौलाना कारी मुस्तफा, चाहे राजीव त्यागी हो, चाहे असीम बकार हो, इन दोनों की बातों में कौन सी बात आपको ज्यादा सही लगती है, चूंकि आप धर्मगुरु हैं? असीम जी, जो आप बात कर रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री जो है हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में लोगों को आईएएस देखना चाहते हैं, वो तो मुजफ्फरनगर शामली बागपत देखना चाहते हैं और थाना भवन और जो है जितना इलाके में फसादात हुए हैं वो किसकी देन है? उसकी तरफ नजर नहीं जाती आपकी। वो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को दफन करना चाहते हैं। आज सारी दुनिया बीजेपी को बदनाम करना चाहती है, लेकिन हमारा अपना मानना यह है कि भाजपा के साथ साथ जिस तरह लोग भाजपा को बुरा कहते हैं उससे कहीं ज्यादा मेरा अपना खुद का मानना है कि समाजवादी पार्टी उससे ज्यादा कहीं दोषी है और मुसलमानों को वो आईएएस नहीं देखना चाहते हैं। आपने देखा अभी क्या हुआ है, मुजफ्फरनगर के हालात भूल गए एक हफ्ते के अंदर ही। अभी तो वहां की आग भी नहीं है। आप गुजरात भूल गए मौलाना साहब? नहीं, आप गुजरात की बात नहीं चल रही। अभी आपने मुख्यमंत्री की बात की है, यहाँ मोदी का सवाल तो है ही नहीं है। यहाँ मोदी का सवाल नहीं है, माफ करना, यहाँ मोदी का सवाल तो है ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने जिस रोज से अशोक सिंघल जी से आपके मुख्यमंत्री ने बात की है, उसी रोज से उत्तर प्रदेश में जो फसादात हुए हैं, आप जो मसूरी का कांड भूल गए हो, आप प्रतापगढ़ भूल गए हो और 200 से ज्यादा फसादात हुए जिसको हिंदुस्तान की हुकूमत हिंद ने भी तस्लीम किया है और पूरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू और सिख ईसाइयों ने, हर मजहब के मानने वालों ने तस्लीम किया है कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। ठीक है, इसको भूल गए हो आप? असीम बकार रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। नहीं, मैं क्या इनकी निजी सोच है बताए दे रहे हैं। निजी सोच नहीं है, खुलेआम है, पूरे मंच पर है, पूरी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को मीडिया ने दिखाया है। ठीक है, चलिए भाई गोविंद पंद्राजू, कांग्रेस का ठीक है भाई गोविंद पंद्राजू, 43 मिनट की इस गर्मा गर्मी छीना झपटी वाली बहस के बाद अब क्या समझ में आ रहा है? ब्रेक लूं उसके पहले मैं आपके पास आऊंगा जी। नहीं, मुझे लगता है कि जो मूल बात जहां से थी, जो मदनी साहब का जो बयान था, वो वही की वही है। जिस बयान उससे हम आगे नहीं बढ़ पाए और मदनी साहब ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को डराकर उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया। ये आरोप बहुत सारे राजनीतिक दलों पर लगना चाहिए और उत्तर प्रदेश में जो इस समय सत्ताधारी दल है वो भी इस आरोप के घेरे में आता है। बिल्कुल से जो बात आज यहाँ पर जिस तरह से हुई है और विश्व हिंदू परिषद का अगर हम सवाल करें तो विश्व हिंदू परिषद ने तो जो अयोध्या का सवाल है, जो राम का सवाल है, उसको ऐसा सवाल बना दिया है कि अब अयोध्या में कोई कार्यक्रम होता है, शरद पूर्णिमा का स्नान उस दिन होना है, लेकिन शरद पूर्णिमा के स्नान को एक संकल्प दिवस का नाम देकर जो वाकई जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी एक तरह की आफत पैदा की गई है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का नाम अगर किसी कार्यक्रम में जुड़ता है, इस तरह की नूरा कुश्ती सरकार और विश्व हिंदू परिषद या इस तरह के संगठनों के बीच में है कि लोगों के मन में संदेह पैदा होता है और अनावश्यक रूप से इस तरह का प्रचार किया जाता है कि एक खाई और चौड़ी होती हुई दिखाई देती। जी, एक ब्रेक पर मैं जाऊंगा। मेरे हाथ में 5 पन्नों का वो फॉर्म है जो कांग्रेस ने राजस्थान में जारी किया था
जिसको सभी लोगों को भरना था और कई हजार उम्मीदवारों ने भरा भी है। ये फॉर्म मेरे पास है। भाई राजीव त्यागी जी मेरे ठीक बाजू में बैठे हैं, जहां पे अमिताभ जी बैठते थे। आजकल अमिताभ जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। अमिताभ जी की कुर्सी पर चूंकि राजीव त्यागी बैठे हैं, इसलिए इस कुर्सी की दिक्कत है। जो इस कुर्सी पर बैठता है वो अपनी बातों को बहुत